एक अमीर घर की महिला जो कि अपनी गाड़ी में अपनी सहेली के साथ एक 5 स्टार होटल से खाना खाने के बाद निकल रही थी। तभी गाड़ी कुछ दूर चलती है तो एक कूड़े के अंदर कुछ खाना पड़ा हुआ था। जैसे होटलों का बचा हुआ खाना डाल देते हैं लोग, तो उस कूड़े में बचे हुए खाने को यानी कि झूठे खाने को एक पागल सा लगने वाला व्यक्ति उस कूड़े को कुरेद रहा था और उसमें से कोई पूड़ी, कोई पनीर का टुकड़ा या फिर कोई सब्जी या कुछ भी जो भी उसको मिल रहा था उंगलियों से उसको चाट रहा था। मानो लग रहा था वह कितने दिनों का भूखा है और मजबूरी में वह जैसे तैसे वहां से वह खाना कूड़े में से उठाकर खा रहा था। अब जो दोनों सहेलियां वहां से गाड़ी से गुजर रही थी, तभी वहां पर गाड़ी रुकती है क्योंकि आगे थोड़ा जाम लगा हुआ था और एकदम से वह भिखारी या भिखारी कह लो या उसको वक्त का मारा कह लो उठ करके आता है। आकर के मैडम के शीशे पर हाथ से थपथपाने लगता है। वह पूरा नशे में भी था, यानी शराब वगैरह उसने पिए हुए थी। और जैसे मैडम ने दरवाजा खोला तो वह कहता, मैडम मुझे खाना खाना है, कुछ पैसे दे दो। अब उसके बाद मैडम पैसे निकालने लगती है और जैसे उसको पैसा देती है तो उसकी नज़र उस भिखारी या उस गरीब आदमी या फिर उस वक्त के मारे इंसान के ऊपर टिक जाती है। वह लड़की उसकी तरफ देखती रह जाती है, लड़की जो कि बहुत ही अमीर थी। उसके बाद वह अपनी सहेली से कहती है कि ऐसा करो, तुम ऑटो ले लो, तुम घर चले जाओ और मुझे कुछ आगे काम करना है। उसकी सहेली वहां से उतर जाती है और उसके बाद वह उस पागल भिखारी को अपनी गाड़ी में बिठाती है और वे फिर दोस्तों गाड़ी में बिठाने के बाद वह उसको लेकर के रवाना हो जाती है। और फिर उस भिखारी के साथ उस महिला ने जो किया था और भिखारी उसके सामने किस तरह से गिड़गिड़ाकर फूट फूट कर रो रहा था, यह पूरी घटना यहाँ पर जानने वाले हैं कि आखिर हुआ क्या था इस कहानी में आगे। तो पूरी कहानी जरूर देखा करें क्योंकि इन कहानियों से हमें पता चलता है कि इंसान का वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। इंसान के जीवन में वक्त कब बदल जाए इसका भी पता नहीं होता, लेकिन कुछ लोग इंसानियत में रहते हुए घमंड कर बैठते हैं अपनी कमाई का, अपनी अय्यासियों का, अपनी मौज मस्ती का। तो उन लोगों को यहाँ पर बहुत ही नुकसान उठाना पड़ जाता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि यहाँ से जीवन की बहुत बड़ी सीख आप लोग जरूर लेकर जाओगे। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना घटित होती है बिहार के अंदर। एक हल्का सा छोटा सा शहर होता है, उसके अंदर अब यहाँ पर एक ऋतु नाम की लड़की है और उसकी शादी होने वाली है मंगेश नाम के एक कारोबारी लड़के से। मंगेश जो कि 25 साल का है और ऋतु 23 साल की है। मंगेश का ट्रकों का बिजनेस है और वह ट्रांसपोर्ट का काम वगैरह, उसके पास काफी ट्रक है, 6-7 ट्रक है और एक ट्रांसपोर्ट अपनी है और काफी प्रॉपर्टी है उसके पास। और ट्रकों को जैसे चलवाया करता है तो उससे काफी इनकम उसके पास होती है। तो अब यहाँ पर ऋतु भी खुश है और मंगेश भी खुश है, दोनों की शादी होने वाली है। तो ऋतु के माँ बाप शादी बड़े धूमधाम से करते हैं। ऋतु की मंगेश के साथ शादी हो जाती है और अपने जितनी औकात होती है उसके हिसाब से कुछ देन दहेज ये भी सारा चीज देते हैं ऋतु के माँ बाप। और उसके बाद ऋतु जब दुल्हन बन करके मंगेश के घर पर जाती है तो उसको सास ससुर मिलते हैं, एक छोटा सा नन्हा सा देवर मिलता है, एक ननद मिलती है जो कि 16 साल की थी। अब जाकर के सास ससुर और अपने नन्हे से देवर जो कि तकरीबन 8-10 साल का ही था उससे खूब प्यार से रहती है और घर का पूरा काम करती है। लेकिन शादी के सिर्फ 4 दिन के बाद जो ऋतु होती है उसको एक ऐसी सच्चाई पता चलती है जिससे वह थोड़ी सी अंदर से बैठ जाती है, हिल जाती है। उसको पता चलता है कि उसका पति मंगेश जो कि ट्रक वगैरह का काम किया करता है वह शराब पिया करता है बहुत ज्यादा और वह ऐसे लोगों में उठा बैठा करता है जो इसको पूरी तरह से बर्बाद कर देंगे। अब तो यह बात जो ऋतु होती है वह अंतर मन में सहन नहीं कर पाती है। वैसे तो वह मंगेश से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और बहुत ही ज्यादा उसको प्यारा लगता था, लेकिन यह एक गलत बात उसको अलग से फील करा रही थी कि यह बात तो गलत है। मंगेश तो बहुत अच्छा आदमी, लेकिन वो ऐसा क्यों करता है, ऐसे लोगों के साथ क्यों बैठता है जो लोग इसकी धन दौलत के पीछे हैं, इससे ही शराब पीते हैं, इसके पैसे खर्च करवाते हैं। अब जो ऋतु होती है मंगेश के घर आते ही मंगेश से कहती है कि तुम जिनके साथ शराब पीते हो वो तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं और तुम शराब क्यों पीते हो, मुझे पहले तो नहीं बताया।
अब इस बात को लेकर के जो ऋतु होती है वह यही कहती है मंगेश से कि ऐसा करो, शराब पीना बंद कर दो क्योंकि यह बहुत बुरी चीज है, और उन लोगों के साथ उठना बैठना बंद कर दो जिन लोगों के साथ बैठकर तुम शराब पीते हो। मैंने सुना है वो तुम्हारे पैसे खर्च करवाते हैं। लेकिन पत्नी तो यहाँ पर भलाई का काम कर रही थी, लेकिन मंगेश को यह बात बुरी लग रही थी कि मेरी आजादी में खलल डाल रही है मेरी पत्नी। अब मंगेश अपनी पत्नी को भली बुरी सुना देता है कि तुम बीच में ना ही बोलो तो ही अच्छा है, क्योंकि मेरी कमाई काफी है, लाखों में कमाई होती है, तो मैं थोड़ी बहुत शराब पी लेता हूँ या फिर दोस्तों को शराब पिला देता हूँ अपने पास बिठाकर, तो कौन सी इसमें भीड़ पड़ जाएगी, या फिर समुद्र में से अगर एक चिड़िया चोंच भरकर ले जाएगी तो क्या फर्क पड़ जाएगा। लेकिन ऋतु कहती है कि इस तरह से तो राजाओं के खजाने भी खाली हो जाते हैं, फिर तुम्हारी औकात क्या है। लेकिन वह नहीं मानता है, अब तो रोज रोज का यही झगड़ा होने लगता है। ऋतु बार बार कहती मंगेश किसी तरह सुधर जाए, लेकिन एक दिन की बात होती है जैसे ऋतु मंगेश से कह रही थी कि तुम सुधर जाओ, ऐसा ठीक नहीं है, तो मंगेश उसको धक्का मार देता है। वैसे मंगेश भी उससे बहुत प्यार करता था, कोई नफरत नहीं करता था, लेकिन वो गलत आदत शराब की लग गई थी तो लग ही गई थी। अब जैसे ऋतु को धक्का मारा जाता है तो ऋतु का जो सर है दीवार में लग जाता है और उससे खून निकलने लगता है। मंगेश को बड़ा अफसोस भी होता है, लेकिन शाम होते ही वह शराब पीने के लिए चला जाता है। अब जो ऋतु होती है बड़े गुस्से में रोती हुई पिता के पास फोन करती है। सास ससुर मना रहे थे, लेकिन ऋतु कहती है कि माँ बाबूजी मैं अब यहाँ पर नहीं रहूंगी, मैं अपने मायके जा रही हूँ। और सास ससुर से यही कहती है कि आप चिंता मत करो, मैं यहीं पर आऊंगी। बस मंगेश को ये जताना है कि उसकी पत्नी रूठ करके मायके में बैठी हुई है, फिर यह मुझे मनाने के लिए आएगा तो मैं इससे कह दूंगी कि तुम आज के बाद शराब नहीं पियोगे तो मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। अब यह बेचारी भोली भाली लड़की यही समझ रही थी कि मंगेश उसको मनाने आएगा। सास ससुर और अपनी ननद और अपने छोटे देवर से कहकर जाती है कि मैं ऐसे नहीं जा रही हूँ, मैं तुमसे नहीं रूठ कर जा रही हूँ, मैं बस इसको लाइन पर लाना चाहती हूँ, अगर किसी तरह से आ जाए तो। मैं बहुत प्यार करती हूँ मंगेश से। अब उसके बाद ये अपने पिताजी को बुलाती है और उसके साथ मायके चली जाती है। वहां पर तकरीबन 1 महीने तक इंतजार करती है कि मंगेश आएगा, मनाएगा, और फिर उसके बाद मैं उससे कहूंगी कि तुम सुधरोगे तो मैं आऊंगी, घर बसाऊंगी अच्छे से। लेकिन दोस्तों मंगेश शराब के नशे में और पैसों की अमीरी में इतना भुत था, वह अपनी पत्नी की तरफ केयर ही नहीं करता है और पत्नी के पास जाता ही नहीं है। अब 2 महीने गुजर जाते हैं, 3 महीने गुजर जाते हैं, इसी तरह से 6 महीने गुजर जाते हैं और मंगेश अब उसके पास आता ही नहीं है। और ऊपर से मंगेश अब तलाक के कागज भेज देता है ऋतु के घर पर। ऋतु को बड़ा बुरा लगता है कि यह तो सीधा तलाक चाह रहा है, तो ऋतु को भी गुस्सा आ जाता है और वह भी उस तलाक के कागजों पर साइन कर देती है और इन दोनों का तलाक हो जाता है। अब तो दोस्तों तलाक हो चुका था, ऋतु अपने घर पर बैठ चुकी थी, परेशान हैरान, पति के बगैर मन तो नहीं लग रहा था, लेकिन अब करे भी तो करे क्या। उस समय अहम की लड़ाई जो लड़ी गई थी, क्योंकि जब पति ने तलाक का कागज भेज दिया तो अब ऋतु अगर पति के पास जाएगी तो पति उसे पैरों में रखेगा, ठोकरों में रखेगा कि मैंने तो तुझे तलाक भी दे दिया था, तू यहाँ पर क्यों पड़ी हुई है, मेरे जीवन में रुकावट क्यों लगा रही है। यही बात सोच करके ऋतु ने अब ये फैसला लिया था तलाक का। अब ऋतु घर पर है, अकेली है, पिता बहुत परेशान है। पिता कहते हैं ऋतु बताओ तुम्हारी शादी करवा दूं। ऋतु कहती है नहीं बाबूजी, मैं शादी नहीं करूंगी, मैं जीवन भर ऐसे ही बैठी रहूंगी, और अगर मैं जाऊंगी तो मैं मंगेश के घर ही जाऊंगी। अब यह बात सुनकर उसका पिता भी बड़ा परेशान हैरान कि अरे उससे तो तुम्हारा तलाक हो गया, वो कौन सा तुम्हें ले जाने वाला है। लेकिन ऋतु कहती है कि बाबूजी एक इंसान के साथ मैंने फेरे लिए थे और उसको पति माना था दिल से, अब मैं अपने दिल में किसी और को जगह नहीं दे सकती, क्योंकि मैं अलग टाइप की लड़की हूं, मैं इस तरह से जगह जगह नहीं जा सकती। अगर मिलेगा मुझे मंगेश तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो उसी की यादों में पूरा जीवन गुजार दूंगी। अब यह बहुत बड़ा फैसला था दोस्तों, हर लड़की इस फैसले पर नहीं डट सकती है, इस फैसले को नहीं ले सकती है। उसके बाद ऋतु अपने बुआ के यहाँ चली जाती है और वहां पर एक कंपनी में जॉब करने लगती है। अब जॉब करते करते ऋतु ने जो कि कोर्स किया हुआ था, टेलरिंग वगैरह का था और मेकअप वगैरह का, ये सारी चीजों का, सिलाई का भी, अब ऋतु के एक दोस्ती हो जाती है एक लड़की से जिसका नाम होता है कल्पना। कल्पना से उसकी अच्छी दोस्ती हो जाती है और उसके बाद कल्पना और वो दोनों प्लानिंग करते हैं कि देखो, कल्पना कहती है मुझे सिलाई आती है, क्या तुम्हें आती है। ऋतु कहती है मुझे सिलाई कढ़ाई बुनाई सब कुछ आता है, मेकअप करना भी आता है और ब्यूटिशियन का कोर्स भी मैंने किया हुआ है। अब तो यहाँ पर ये दोनों सहेलियां प्लानिंग कर लेती हैं, दोनों को कढ़ाई आती थी, सिलाई आती थी, तो एक सिलाई केंद्र खोल लेती हैं। सिलाई केंद्र खोलने के बाद
कपड़ों को सस्ते में सिलती और अच्छे कपड़े सिला करती, फिटिंग के, और बढ़िया कपड़े बना कर दिया करती। तो धीरे धीरे इनका सिलाई सेंटर बहुत ज़्यादा चल जाता है और सारे इलाके में इनका नाम हो जाता है। और अब सिलाई सेंटर कुछ ही दिनों के बाद ये अपने सिलाई सेंटर की फ्रेंचाइजीज बांटने लगती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाता है इनका सिलाई सेंटर, और फ्रेंचाइजीज देने लगती है। तो इनके पास काफ़ी धन पैसा इकट्ठा होने लगता है। अब तो ये अमीर बन चुकी थी। इधर माँ बाप भी खुश थे कि बेटी ऋतु ने अपना जीवन संभाल लिया। गाड़ी ऋतु ने ले चुकी थी गाड़ी, और उसके बाद ऋतु अपनी सहेली के साथ, कल्पना के साथ इधर उधर ऑर्डर वगैरह बुक करने के लिए जाया करती, या फिर अपने नीचे वर्कर लगाए हुए थे अब तो सिलाई सेंटरों पर, और अब होटल में खाना वगैरह खाने के लिए दोनों सहेली जाया करती। पैसों से बड़े मजे थे। और दूसरी सहेली जो कल्पना थी, उसकी शादी हो चुकी थी, उसके 2 बच्चे भी थे, तो अब ये उन्हीं बच्चों को अपने बच्चे मान लिया करती है। इस तरह से मिलजुल में रहती। एक दिन की बात होती है, वह 5 स्टार होटल में से खाना खाकर दोनों सहेलियां निकली हुई थी। तभी रास्ते में कूड़े में से एक, जिसकी दाढ़ी बड़ी हुई थी, नशे में चूर था, और कूड़े में जो होटल वाले खाना डाल देते हैं बच्चा कुच्चा, उस खाने को बीन बीन कर खा रहा था। कोई जैसे कि पनीर का टुकड़ा मिल गया, कोई रोटी का टुकड़ा मिल गया, कोई कुछ और सामान मिल गया, ऐसे उन चीजों को उठा उठा कर खा रहा था। तभी वहां पर ऋतु की गाड़ी रुकती है। ऋतु अपनी गाड़ी को चला रही थी। ऋतु के पास उसकी सहेली कल्पना बैठी हुई थी। तभी ऋतु की जो गाड़ी है वहां पर रुकती है, तो एकदम से वह जो कूड़े में लगा हुआ, दाढ़ी बड़ी हुई थी, नशे में था, वह आदमी आकर के ऋतु का गाड़ी का दरवाजा थपथपाता है, यानी कि शीशे पर हाथ से थपकी मारता है कि मैडम मुझे कुछ पैसे दे दीजिए, मुझे भूख लगी हुई है। वह नशे में चूर था, उसको ज्यादा होश हवास नहीं था। इधर जो मैडम होती है ऋतु, अपने बैग से 50 रुपए का नोट निकाल रही थी, और जैसे उसको देती है तो एकदम से वह पहचान जाती है, अरे ये तो मंगेश है। लेकिन मंगेश को कोई होश हवास नहीं था। उसके बाद ऋतु अपनी सहेली कल्पना से कहती है, कल्पना तुम नीचे उतर जाओ, किसी ऑटो वगैरह से आ जाओ। कल्पना कहती है क्या हुआ? अब वह उसको बता देती है, मंगेश यह मेरा पति है, इसके हालात खराब हो गए हैं, तो बहुत अमीर था, लेकिन पता नहीं, मैं देखती हूँ क्या हुआ इसके साथ। तो कल्पना उतर जाती है, और फिर यह ऋतु मंगेश को अपनी गाड़ी में बैठा लेती है। वह नशे में चूर था। उसके बाद हॉस्पिटल ले जाती है, और हॉस्पिटल में उसका थोड़ा ट्रिप वगैरह चढ़ाई जाती है, यानी कि ग्लूकोज वगैरह कुछ दवाइयां दी जाती हैं, तो उसका नशा थोड़ा हल्का हो जाता है। उसके बाद वह अपनी पत्नी को पहचान लेता है, मंगेश यानी कि ऋतु को पहचान लेता है, और उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। उसके बाद ऋतु उसको नहलाती है, धुलाती है, अच्छे कपड़े पहनाकर, उसके बाल बाल बनवा करके उसको अपने घर ले जाती है, और उससे कहती है कि मंगेश तुम्हारे साथ हुआ कैसे, ये क्या हुआ जो तुम कूड़े करकट में से खाना खा रहे थे। अब मंगेश सारी सच्चाई अपनी पत्नी ऋतु को बता देता है कि मैं जिन दोस्तों के साथ शराब पिया करता था, जिनके साथ तो मैं मुझे बैठने से रोका करती थी, उन दोस्तों ने मुझे शराब वगैरह पिला करके शराब के नशे में मेरी प्रॉपर्टी को अपने नाम करवा लिया। मेरे जितने भी 7-8 ट्रक थे उनको भी धीरे धीरे एक एक करके अपने नाम करवा लिया, और मुझे शराब के नशे में धुत रहा करते थे। मुझे ना आगे का होश ना पीछे का होश। मेरी सारी ट्रांसपोर्ट कंपनी उन्होंने छीन ली। मुझे नशे की लत लगा दी, उन्होंने ही लगाई थी, और तुम मुझसे सही कहा करती थी, और मैं तुम्हारा गुनहगार हूं ऋतु। हो सके तो मुझे माफ कर देना, वरना माफी के लायक तो मैं हूं नहीं। यह बात सुनने के बाद अब ऋतु के पास काफी पैसा और उसकी जान पहचान भी काफी थी, तो वह दोबारा से केस डालती है, और अपने पति की जो हड़पी हुई जमीन थी उसके ऊपर केस डालने के बाद कुछ समय तक केस चलता है, और उस केस को जीत जाती है। पति की जमीन और ट्रांसपोर्ट और सारे ट्रक उसको वापस दे दिए जाते हैं, और उसके बाद जो ऋतु होती है वह कहती है कि अब तुम शराब मत पीना, और ऐसे लोगों से दूर रहना, और जाओ अपना काम धंधा संभालो, मैं अपने घर चलती हूँ। लेकिन दोस्तों यहाँ पर मंगेश उसके पांव पकड़ लेता है और कहता है, ऋतु मुझे ये सारी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए, ना ही मुझे ये ट्रांसपोर्ट कंपनी चाहिए, ना ही ट्रक चाहिए। ये सारी चीजें तुम अपने नाम कर लो, लेकिन उसके बदले में बस मुझे तुम्हारे साथ रहना है। मैं तुम्हें छोड़कर मैं बर्बाद हो गया, और मुझे बस तुम्हारे साथ रहना, मुझे अपने साथ ले चलो। अब दोस्तों यही बात तो ऋतु सुनना चाहती थी। उसके मन में अपने पति मंगेश के प्रति बहुत ज्यादा प्यार था। वो तो उस समय लड़ाई हो गई थी, बस इसलिए दोनों दूर हो गए थे। अब उसके बाद ऋतु की आंखों से भी आंसू झलक जाते हैं। मंगेश को गले लगा लेती है, और उसके बाद दोस्तों ऋतु और मंगेश दोनों एक साथ शादी कर लेते हैं घर वालों की मर्जी से। घर वाले भी बहुत खुश थे कि दोनों मिल गए हैं। इधर मंगेश भी खुश और ऋतु भी खुश, और दोनों के बड़े बड़े बिजनेस जो थे वो चल पड़े थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। और 1 साल के बाद इनको नन्हा सा बेटा पैदा होता है, जो कि घर के अंदर किलकारियां मारता है। घर की भी कोई कमी नहीं थी, घर भी बहुत बड़ा था मंगेश का भी, और ऋतु भी अब बहुत बड़ी पैसे वाली बन चुकी थी। तो अब इनका जीवन बड़े आराम से कट रहा होता है।
तो दोस्तों मैंने शुरू में कहा था इस कहानी से सबक मिलेगा। सीख क्या मिली इस कहानी से? सीख यही मिली कि जब हम अमीर हैं तो हमको ज़्यादा उड़ना नहीं चाहिए कि भाई हम तो अमीर हैं, हमारा कौन क्या बिगाड़ेगा। और उसके बाद जो हमारे दोस्त हैं उनकी तरफ ये देखना चाहिए कि कौन मतलबी है, कौन मतलब के लिए बैठा है और कौन हमें हानि पहुंचा सकता है। ऐसे दोस्तों से दूर हो जाएं या उनको दूर कर दें। दोस्तों जब पैसा आता है ना तो वो इंसान जो कभी बात भी नहीं करता था, जो कभी पास भी नहीं बैठता था, जिसको कोई मतलब नहीं होता था, वो भी आकर दोस्त बनने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको फायदा उठाने की यहाँ पर एक ललक होती है कि भाई मुझे भी फायदा होगा, इसके साथ उठूंगा बैठूंगा। तो जब भी आपका बिजनेस अच्छा चले या फिर आपके पास पैसे आए तो थोड़ा सा सावधान जरूर हो जाएं, क्योंकि जब गुड़ होता है तो मक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। इसलिए अपने आप को बचाने के लिए पहले से की गई पहचान के लोगों के साथ ही उठे बैठें, और जो भी आपको लगे कि ये फायदा उठाने की कोशिश कर रहा है उनसे बिल्कुल दूर हो जाएं, वरना कुछ भी हो सकता है दोस्तों। क्योंकि ज्यादातर देखा जाता है ऐसे मामलों में जब लोग पैसे वाले बनते हैं तो उनके बहुत सारे यार दोस्त हो जाते हैं और उसी के पैसों पर खाते पीते और मौज मस्ती करते हैं, और जब भी मौका मिलता है तो धोखा दिए बगैर रुकते नहीं है, चूकते नहीं है, धोखा दे देते हैं और उसको मिट्टी में मिलाने की कोशिश में लगे रहते हैं। जो साथ में बैठते हैं शराब पीते हैं उनकी बात बता रहा हूं मैं दोस्तों आपको। तो सावधान रहें, सतर्क रहें जीवन में, और कभी पैसा ज्यादा आ जाए तो उड़े ना कि मैं तो सब कुछ हूं, क्योंकि किस्मत और तकदीर वो चीज है और हमारा कर्म वो चीज है जो हमको 1 मिनट में अर्श से फर्श पर ला सकता है, ऊंचाइयों से नीचे गिरा सकता है। तो कभी घमंड ना करें, पैसा आ जाए तो ज्यादा उड़े ना, और अपने आप को थोड़ा सा संभाल कर रखें, ज्यादा वैसे लोगों से संपर्क ना, क्योंकि संगत का असर बहुत पड़ता है जीवन के ऊपर। गंदी संगत है तो गंदा ही विचार होगा और गंदी ही सोच बन जाएगी। अच्छी संगत है अच्छे विचार होंगे। अगर आपको अच्छी संगत नहीं मिलती है तो इससे तो अच्छा आप अकेले रह लें, संगत कोई जरूरी भी नहीं है। दोस्तों वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम जरूर लेना चाहूंगा जो भाई हमारे वीडियोस को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, जो कि हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराष्ट्र से हमारे वीडियोस पर लगातार कमेंट करते हैं। और उसके बाद हमारे साथ हैं राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से हैं। और सुशील चौधरी हमारे भाई सुशील चौधरी हमारे भाई कमेंट करते हैं, लगातार बने रहते हैं। और उसके बाद राम गुसाई हमारे भाई कमेंट करते हैं। और राम गुसाई बहुत भाई जी आजकल लहर चल रही है, कुछ नहीं बोला जाता है, किसी पे भरोसा नहीं है जी। बिल्कुल जी। सुजीत कुमार आप तो बहुत कम वीडियो आती हैं आपकी, ये मैंने पहले वीडियो में बता दिया है आप लोगों को कि कैसे मेरा 15 साल पहले एक्सीडेंट हुआ। उसके बाद 15 साल बाद हाथ में दर्द होने लगा, हाथ में लगी थी पहले, और फिर 6-7 ऑपरेशन करवाए लेकिन वो दर्द नहीं रुक पाया, उसमें हड्डी अंदर से गलने लगी और फिर उसके बाद हाथ को निकाला गया। और ये हाथ मेरा फिलहाल है नहीं, जो कि 8 महीने पहले निकाला गया था। उसके बाद 10 महीने के बाद हाथ जब निकाला गया तो डॉक्टर ने बताया कि भाई अब ऊपर की तरफ इन्फेक्शन चढ़ने लगा, तो ऊपर जाएगा तो इसका मतलब मौत है, निश्चित है। अब दूसरे डॉक्टर को दिखाया, उस दिन तो खाना भी अच्छा नहीं लगा था जिस दिन ये हाथ के बारे में सुना था कि भाई जो इन्फेक्शन है वो ऊपर बढ़ गया है। अब दूसरे डॉक्टर को दिखाया फरीदाबाद के अंदर, तो उसने कहा ऐसा कुछ नहीं है, आप दवाई लीजिए। तो वहाँ से दवाई ली है, उसके बाद दवाइयाँ अब चल रही हैं, तो देखते हैं इसका क्या फर्क पड़ता है, तो देखते हैं क्या होता है दोस्तों। इसलिए मैं वीडियो बहुत कम बना पा रहा हूँ। उसके बाद भीम कसारे हमारे भाई कमेंट करते हैं। उसके बाद समाधान पाटिल कमेंट करते हैं, साहबवीर कमेंट करते हैं, अशोक कुमार कमेंट करते हैं, पंकज कुमार हमारे भाई कमेंट करते हैं, और जैनुद्दीन अंसारी कमेंट करते हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, राम शब्द कमेंट करते हैं, किशोर चुग कमेंट करते हैं, मुकेश कुमार यूपी पितरासी से हैं, प्रवीण बघेल शिवपुरी से हैं, अमित पटेल कमेंट करते हैं। और उसके बाद रेशमा खान हमारे बहन कमेंट करती हैं, धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, प्रीत सिद्धू कमेंट करते हैं। और उसके बाद रामपाल हैं, भीमदत्त जोशी, मोनू जैन, योगेश कुमार और घूरन दास महंत कमेंट करते हैं, और पोपट ठाकुर कमेंट करते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं सभी भाइयों का। जिसका नाम मैं नहीं ले पाया हूं वह अपने अगली वीडियो में जरूर देखें, वहां पर मैं आपका नाम जरूर लूंगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।